तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वाइज आईएएस। आज के इस टॉपिक में और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला लेक्चर है ये। और इस लेक्चर में सबसे पहले हम समझेंगे कि डिजास्टर होते क्या है, डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है, और फिर हम समझ पाएंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं। डिजास्टर, हज़ार्ड, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर होंगी। आज के इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। कॉजेज ऑफ डिजास्टर क्या है, और उसके अलावा डिजास्टर को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद जेंटल रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने वाइज आईएएस का ऐप डाउनलोड नहीं करा है, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डाउनलोड द ऐप so that you can have the access to all the content available through our app. So this is what we provide. Now coming to disaster, जो डिजास्टर टर्म है ये काफी बार की तरह इस बार भी फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया एक टर्म है। ये वर्ड डिजेट्री इसे कहते हैं फ्रेंच में, जिसका मतलब है बैड और एविल स्टार, एक बुरा वक्त जिसे हम कह सकते हैं। सो डिजास्टर की डेफिनेशन बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNISDR, हम इसको डिनोट करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो उन्होंने डिजास्टर को डिफाइन किया a serious disruption of the functioning of the community, a serious disruption of the community or a society। डिसरप्शन किस में आ रहा है? फंक्शनिंग में। और उसका एक सीरियस डिसरप्शन इस तरीके से हो जाना जिसमें इन्वॉल्व होते हैं इन्वॉल्विंग वाइड स्प्रेड ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉसेस एंड इम्पैक्ट्स which exceeds the ability of the affected community or the society to cope on its own using resources। खुद ब खुद उससे लड़ने की क्षमता जब खत्म हो जाती है सोसाइटी की, तो इसके मुताबिक इनमें तीन कंटेंट बहुत आवश्यक हैं। डिजास्टर होने के लिए तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो सीरियस डिसरप्शन होगा जो कि लोगों की लाइफ को अफेक्ट करे। दूसरा, लोग उनसे लड़ने में सक्षम ना हो। तीसरा, ये जो चीज हुई है ये कम्युनिटी पे एज अ होल एक आपदा बनकर है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो इंडिया का है, इन्होंने डिफाइन करा डिजास्टर का मीनिंग इसमें लिखा है अ कैटास्ट्रॉफिक मिसहैप, कैलेमिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया। कहीं भी हो, कैटास्ट्रॉफिक हो, मिसहैप हो, कैलेमिटी हो या फिर ग्रेव अकरेंस हो, किसी भी एरिया में हो, अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैनमेड कॉजेस। तो दो तरीके के कॉजेस भी हमें बता दिए कि नेचुरल और मैनमेड कॉजेस है, और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस। अब वो नेचुरल और मैनमेड की सब डिवीजन कर दिया कि वो एक्सीडेंटल हो या फिर नेचुरली हो या फिर नेग्लिजेंस से हो, विच रिजल्ट्स इन द सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ, या तो जिंदगी चली जाए
और ह्यूमन सफरिंग्स, या फिर सफरिंग्स हो, या फिर डैमेज हो टू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, और डैमेज टू और डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, एंड इज ऑफ सच अ नेचर or magnitude as is beyond the coping capacity of the community of the affected area. ये लोगों के सहने की क्षमता से बाहर है, लोगों की उनसे लड़ने की क्षमता से बाहर है। तो इस डेफिनेशन से हम क्या समझे? इस डेफिनेशन से हम समझते हैं अ डिजास्टर इज एन इवेंट, ये एक इवेंट होता है विच इधर कॉजेज सीरियस लॉस टू पीपल, या तो लोगों को भारी नुकसान हो, और डिस्टर्ब्स द नेचुरल पैटर्न ऑफ द लाइफ, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं उस पैटर्न को डिस्टर्ब कर दे। इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट ओनली व्हेन पीपल और पब्लिक लाइफ इज अफेक्टेड, जब ये लोग और लोगों की जिंदगी अफेक्ट होती है, इट अमाउंट्स टू अ डिजास्टर। सिर्फ तभी ये डिजास्टर बनेगा, जब लोगों की जिंदगी अफेक्ट नहीं हुई तब ये डिजास्टर नहीं है। विदाउट पीपल देयर कैन बी नो डिजास्टर। लोग ही नहीं है जहां, वहां ऐसी चीज हो भी गई तो वो डिजास्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह जहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं, तो वहाँ पर या फ्लड आ जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए, और इस जगह पे अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो हम उसको डिज़ास्टर की श्रेणी में, डिज़ास्टर की कैटेगरी में नहीं लेंगे। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, बेसिकली हमारा टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उसके लिए हमने समझा डिज़ास्टर क्या है। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है? Disaster management is a continuous process, or disaster management is an integrated process, जिसमें क्या क्या रहेगा? हम प्लान बनाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे वो वाले तरीके, वो तरकीबें जो नेसेसरी हैं, जो जरूरी हैं। किसके लिए? सबसे पहला, प्रिवेंशन ऑफ द डेंजर और थ्रेट बाय द डिजास्टर। दूसरा, मिटिगेशन और रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर और इट्स सेवेरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इंक्लूडिंग रिसर्च एंड नॉलेज मैनेजमेंट के लिए। प्रिपेयर्डनेस टू डील विद एनी डिजास्टर के लिए। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, राइट दीज पॉइंट्स टू। इस वीडियो की स्पीड को स्लो करके आप इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसको 2x पे सुने। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन, और डिजास्टर के लिए assessing the severity and magnitude of any of the disaster, we can say। इवैक्यूएशन के लिए, रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अब बात आती है, I have mentioned these points, so you can take a screenshot too। अब बात आती है हजार्ड्स की। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको हम प्यार से क्या कह रहे थे, UNISDR, इन्होंने डिफाइन करा है हजार्ड को। हजार्ड क्या है? हजार्ड इज अ डेंजरस फिनोमिना। Hazard is a dangerous phenomena, substance, human activity, or condition that may cause loss to life, injury, or other health impacts, property damage, loss of livelihood and services, and social or economic disruption or environmental damage।
इस तरीके की कोई भी चीज होती है, किसी भी डेंजरस फिनोमिना, सब्सटेंस या फिर ह्यूमन एक्टिविटी या फिर किसी कंडीशन से, जो कि क्या करे, जो कि आपके आसपास या ह्यूमन बींग्स में लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी हो, हेल्थ इम्पैक्ट्स हो, प्रॉपर्टी डैमेज हो, लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक्स हो, लाइवलीहुड हो, किसी सर्विस, सोशल और इकोनॉमिक कोई भी हो उसका डिसरप्शन हो जाए, या फिर एनवायरमेंटल डैमेज हो जाए, उसको हम हजार्ड की कैटेगरी में डालेंगे। और हजार्ड्स किस तरीके के हो सकते हैं? ड्राउट्स हो सकते हैं, एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, फ्लडिंग हो गई, जिससे लीकेज ऑफ केमिकल हो गए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से, राइट? So, when there are widespread negative impacts of such events on a human, then hazard turns to become a disaster. It is to be noted, it is to be noted by you people that if such natural or man-made event occurs far away from human settlements and do not pose any threat to people or property, then they are merely a natural man-made occurrence and not put into the category of hazards. तो बेसिकली हजार्ड्स की अगर हम टाइप बनाएं तो वो दो टाइप्स के हैं, जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड होते हैं, पहला, और दूसरा जो कि नेचुरल होते हैं। पर तीसरा हम इसमें केमिकल या बायोलॉजिकल हजार्ड्स की कैटेगरी डालेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल हजार्ड्स की अगर बात करें, नेचुरल हजार्ड्स कौन से हजार्ड्स हैं? These are the hazards which is result of natural phenomena, or we can say they are the natural hazards. तो ये आगे सबकेटराइज्ड हम कर सकते हैं जियोफिजिकल hazards released to earth phenomena like earthquakes, volcanoes, tsunamis, landslides, land subsidence, etc. Hydrological hazards are caused by the abnormal water cycle, you can say. They include floods, landslides, or wave activities. Next is meteorological hazards. They are caused due to the atmospheric pressures or atmospheric processes, you can say. They include cyclones, storms, lightning, etc. Then you have climatological hazards too. They are caused by long-term natural processes like rise in the sea level, droughts, glaciers, etc. Then we have biological hazards. They are caused by the bioactive substances. For example, the pathogenic microorganisms. They include the epidemics, insect infections, etc. Then are human-induced hazards that are induced by humans or caused by the human activity. They are also, we can refer them as anthropogenic hazards. So they include industrial pollution, the failure of dams, the transportation of or industrial accidents. You can say most of the man-made disasters are caused by rising population, rapid urbanization, and industrialization. You can say environmental degradation, the development of high-risk zones. Hazards are also distinguished on the basis of timing they happen. They are slow onset hazards, they are rapid onset hazards. Slow onset hazards are those hazards that develop over a long period of time. The rapid onset hazards are such hazards that appear suddenly without early warnings. The examples of these are fires, flash floods, the cloud bursts, volcanic eruptions, earthquakes, and likewise.
So these are the types of hazards that we can say we have them. So the next is we have vulnerability. The term vulnerability, as the name suggests, it is the possibility of being harmed. And we just connect it with a disaster. It signifies the extent of exposure of the people to suffer a damage due to the hazard. So UNI SDR explains the vulnerability as a set of prevailing, you can say, the consequential condition arising from the various physical, social, economical, or environmental factors which increase the suspectability of a community to impact of the hazards. The tendency of being affected by anything is called vulnerability. So there are many causes of vulnerability. The magnitude of vulnerability, it depends on several factors of marginalization of the people in poverty, the high or dense population. They have the problem of economic opportunities. So the unequal access to resources, etc., are the causes of the vulnerability. The disaster risk scholars have basically categorized them as political factors. And the political factors are the exposure to hazard is strongly linked to decision making and development processes. Since the state plays a key player in disaster risk reduction, political when there is political will in the you can say fundamental in disaster risk management, the favorable political vision towards disaster risk management is there, then the influences and the development plans and the manner in which the vulnerability can be reduced is higher. Now, most of the countries have disaster policies and laws to deal with these things. So, next factor we have is economic factor. The economic status of the society is directly linked to the standard of life, the property and infrastructure, and the capacity to deal with the disaster. If the economy is good, it has the more chance to deal with a better sense or a better kind of ways to a disaster. So it is having a low vulnerability. If economy is poor, it is having the high rate of vulnerability. So there is lack of opportunity of or basic services in the poor economies. The other push of people to migrate from the urban to migrate to the urban areas where they are forced to live in the densely populated climates or clusters like slums or unsafe dwellings and other hazard prone areas. Therefore it is important for the political leaders as well the as the educators in the society to deal with these things. Next is the social factor. The social factors like high level of education, training, information availability, uh, social collectiveness, the strong culture and beliefs, they all determine the vulnerability of the society. Certain groups like women, orphans, old age people, senior citizens are more vulnerable to these than the other people. If people do not have any access to early warning, they do not have any access to knowledge and training for how to react in the times of disaster. They do not know to whom to approach at the times of disaster. The impact of the hazard it escalates enormously, and also due to the lack of social collectiveness, especially in the urban areas. And other civil conflicts like communal riots happen. They occur due to the religious, social, or economic differences between the people living in these areas. So the next is the infrastructural factor.
Here, the infrastructure factor include the aspects like suitable land for housing, suitable land for agriculture, suitable land for industry, and land use planning rules are which are related to not building houses in floodplains and the wetland areas, etc. The housing design, the dense and unplanned settlement accessibility to roads and the standard material for building houses. All these factors are included in the social factors. The bridges, the availability of roads, poor infrastructure expose people to the hazards like landslide, floods, fires, and disease and epidemics. In the densely populated areas, it happens to be more frequent, and they are more vulnerable to these kind of disasters. The next is the environmental factor. Disasters are often caused by or they are escalated due to the environmental degradation. And in the case of South Asian tsunami, which degraded the coral reef and mangroves swamps in the few areas that worsened the impact of tsunami on victims, which could otherwise have absorbed the energy of tsunami surge. The environmental factors causing vulnerability include the natural resource degradation. So it includes the pollution, permanent loss of biodiversity is there, the climate change and the loss of resilience of ecosystem. They all are included in the environmental factors. So most of the environmental hazards are caused by the over exploitation of the natural resources. They are there is unrestricted and you can say urbanization and industrialization, which is a major cause of environmental, which is a major cause for the environmental degradation, and which has resulted the into increase in vulnerability of humankind to hazards. So these are the causes of vulnerability. Vulnerability in simple words you can say कि affect होने का chance, किसी disaster से affect होने का chance, and simple terms you can say is called the vulnerability. So next is your disaster risk. So basically, the disaster risk signifies the chance that damage will occur due to the exposure, due to the hazardous situation. The risk basically, when you can assign risk with a disaster in relation to a disaster, when risk is studied, it is called disaster risk. Risk is the degree or extent of to which the human experiences the negative consequences. The chance of happening a negative thing is called risk. Accordingly, disaster risk की अगर बात करें, it refers to the possibility of suffering damage due to the disaster. So different communities are in different level of risk to suffer the loss due to their vulnerability and coping capacity. हर एक का रिस्क अलग होता है. Therefore, poorer communities are at greater risk than richer communities. Obviously, जो गरीब लोग हैं उनका रिस्क ज़्यादा है. Who have better capacity to cope with the hazards. और लोगों के पास जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनके घर भी अर्थक्वेक प्रूफ, शॉक प्रूफ घर. तो बेसिकली thus the level of risk depends upon the hazardous situation, vulnerability and coping capacity of a given risk, given society. तो अब बात करेंगे कॉजेस ऑफ डिजास्टर. तो बहुत समय से जियोग्राफिकल लिटरेचर में व्यू डिजास्टर एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस. फॉर एग्जांपल हमारे अर्थक्वेक आते थे, फ्लड्स आते थे, सुनामीज थी, एंड ह्यूमन बीइंग्स वर ट्रीटेड एज इनोसेंट्स एंड दे वर just like helpless victims in front of the mighty forces of the nature. But natural forces are not the only causes, you can say. You can not blame God every time, Almighty every time for disasters. Disasters are caused by some of the human activities. The Bhopal gas tragedy,
then you can say the nuclear disasters, the wars, the release of chlorofluorocarbons, and the increase of greenhouse gases in the causing environmental pollution, through noise, through air, water, or soil, are some of the disasters which are caused directly by the human. All of these factors are attributed directly to the human beings. There are some other activities of the human beings that accelerate or intensify the disasters indirectly. Landslides and floods occur due to the deforestation, unscientific land use, and you can say construction activities in the fringal areas. And they are some of the disasters that are the results of indirect human activities. It is not necessary that human activity directly contribute or directly be linked with a disaster, that human has done this thing and it will result in disaster. No. If human had done a thing and it results into something and that results into a disaster, so there is an indirect relation into result of the disaster by a human being. It is common experience that human made disaster have increased both their numbers and magnitudes over the past years, and the concerted efforts are on the various levels to prevent and minimize their occurrence. The United Nations Office for Disaster Risk Management, it describes the disaster as a product resulting from the exposure of to a hazard vulnerability of a community, to such exposure and insufficient capacity of the community to deal with the adverse consequences due to such exposure. तो इसने इन्होंने जो डेफिनेशन दिया था, तो डिजास्टर रिस्क इन्वॉल्व कर रहा था प्रेजेंस ऑफ दीज वेराइटीज, दीज वेरिएबल्स, जिसमें हजार्ड है, वल्नरेबिलिटी है, और इनएफिशिएंट और इनसफिशिएंट कोपिंग कैपेसिटी है. People through their action or inaction can either exclude or reduce the impact of disasters. In order to understand the causes of disaster, we must understand the terms hazard, vulnerability, inefficient capacity. So already we have done the meaning of disaster, we have done the meaning of hazard, we have done the meaning of vulnerability, we have done the meaning of inefficient or insufficient capacity, and we have done the disaster risk. तो अगर बात करें तो डिजास्टर आर ऑफ टू टाइप्स, दैट आर नेचुरल एंड मैन मेड. So, based on the division, there are further classified into major or minor natural disasters. They are classified as major or minor man-made disaster. Some of the disasters which are which can be categorized into an indirect character, that are not to be listed in these categories. We just have directly, we just need to directly see to the most nearest cause of the disaster, and likewise we can we can attribute the disaster to that particular kind. So if we see the major natural disasters, we have listed in here major or minor. The first one is flood, बाढ़ आ जाना. बहुत ज़्यादा जब बारिश हो, पानी भर जाए, नदियों का लेवल ऊपर हो जाए, झरनों का लेवल, झरनों से पानी बहुत बहे, तो वो पानी अपने आसपास के एरिया में भर जाए, उसको फ्लड कहते हैं. साइक्लोन, साइक्लोन आपने देखा होगा, एक बवंडर टाइप इस तरीके से हवा अपने एक सेंटर के इर्द गिर्द जब घूमती है, उसको हम साइक्लोन कहते हैं. ड्रॉट्स, ये दीज ड्रॉट्स आर जस्ट ऑपोजिट टू दी फ्लड्स. जब बारिश ना आए, सूखा पड़ जाए और आसपास की नदियों का पानी भी सूख जाए, और जिस वजह से धरती में दरार आ जाए, उसको हम ड्रॉट्स कहते हैं. अर्थक्वेक्स, द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ is referred to as earthquakes. The magnitude of earthquake is measured on the Richter scale. The higher the magnitude is, the higher the capacity of the earthquake is.
So there are some minor natural disasters like cold wave, सर्द हवाएं चलना, thunderstorms, बिजली कड़कना, हीट वेव्स, लू चलना, मड स्लाइड्स होना, स्टॉर्म्स होना, तूफान आना, आंधी आना। तो ये एक माइल्ड डिजास्टर्स होते हैं। हम इसको डिजास्टर की कैटेगरी में इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज दीज डिजास्टर्स आल्सो अफेक्ट ह्यूमन बीइंग, दे आल्सो अफेक्ट ह्यूमन बीइंग अ लॉट। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनकाइंड को या ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास मेजर मेजर मैन मेड डिजास्टर्स भी हैं जो मैन की ह्यूमंस की एक्टिविटीज से रिजल्ट होते हैं। सेटिंग ऑफ फायर्स, आग लगा देना, आगजनी हो जाना, एपिडेमिक्स, अभी कोविड 19 आया पीछे, तो वो एक ह्यूमन मेड डिजास्टर था। क्यों? क्योंकि बिल्कुल नेग्लिजेंस से वो फैलाया गया था। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, लगातार धड़ाधड़ पेड़ काटे जाना, और पोल्यूशन होना ड्यू टू दी प्रॉन कल्टीवेशन। और उसके बाद हमारा केमिकल पॉल्यूशन होना, वॉर्स होना। देयर इज अ सिटी इन पंजाब नेम्ड लुधियाना। तो वहां पर एक नहर हुआ करती थी, और आज आप उस नहर को देखें तो उसका नाम उन्होंने गंदा नाला डाल दिया। अब हुआ क्या, लुधियाना में देर आर मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज विच आर डीलिंग विद द डाइंग बिजनेस। डाई करने का, कलर करने का, फैब्रिक को कलर करने का, फैब्रिक को रंग करने का काम ये इंडस्ट्रीज करती हैं। तो बेसिकली यहाँ का गंदा पॉल्यूटेड पानी, केमिकल्स वाला पानी उस नाले में बहा दिया जाता था। आज की डेट में उस नहर का नाम गंदा नाला डाल दिया गया, और आपका वहां से गुजरना, उस एरिया के पास से गुजरना भी इतना मुश्किल है कि वहां पर इतना पॉल्यूशन, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट है हमारा वॉर्स। बिकॉज ऑफ द वॉर्स, रिसेंटली द रशिया यूक्रेन वॉर वॉज हाईलाइटेड। तो बेसिकली उससे भी जो बॉम्बिंग से या अदरवाइज द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग्स, जिस तरीके का पॉल्यूशन होता है और डिजास्टर्स होते हैं। सो माइनर मैन मेड डिजास्टर्स में हम लाएंगे रोड और ट्रेन एक्सीडेंट्स को, राइट्स को, दंगे हो जाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, क्राइसिस आ जाना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ जाना। तो बेसिकली डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर दिस। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बेसिकली है क्या, और इसको हम किस तरीके से देखेंगे। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है? एज द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फोकसेस बोथ ऑन द हजार्ड and on the disaster preparedness. It is also concerned on both the areas. Disaster management is a cycle. It is a cycle. It is a cyclic process which rotates, which continues to rotate, which revolves around the four phases of the loss reduction. That is, mitigation is there, preparedness is there, response is there, and recovery is there. Mitigation, preparedness, response, and recovery. Preparedness, mitigation, response, and recovery. Preparedness, mitigation, preparedness, response, and recovery. Mitigation, preparedness, response, and recovery. बढ़िया याद। तो चलिए, overall preparedness aims that the difference, the different units of the society, which includes the individual, household, institutions, and communities, cope with the disaster effectively and recover from the disaster quickly. So it includes the measures to ensure the life and property is safe. The U.S. National Emergency Management Association, NEMA, has identified 12 elements for the preparedness. These are laws, through laws and the authorities, hazard identification and risk assessment, the hazard mitigation. Mitigation we will read again, कि mitigation में आपको डिटेल में मतलब भी समझाऊंगा। Then next is the resource management. Then next you have is the direction,
control and coordination. The next you have is communication and warning. Then you have is operation and procedure. Then next is logistic and facilities. We have training, then exercise, evaluation and corrective action, crime, crisis communication, education and information, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास लॉज एंड अथॉरिटीज होनी चाहिए, हमारे पास नॉर्म्स होने चाहिए जो एक लीगल बैकिंग के साथ हो, वो अथॉरिटीज एक लीगल बैकिंग के साथ हो कि ऐसा होगा। दूसरे नंबर पे हमें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि ये हजार्ड है और ये हजार्ड नहीं है, किसको हम हजार्ड कहेंगे और किसको हम हजार्ड नहीं कहेंगे, और उससे होने वाला रिस्क जो है उसकी असेसमेंट लगाएंगे कि उसका लेवल क्या है। फिर हजार्ड का मिटिगेशन होगा। मिटिगेशन होता है किसी रिस्क को कम करने के लिए एफर्ट लगाना, उस हजार्ड को कम करने के लिए एफर्ट लगाना। फिर है हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट, अपने जो रिसोर्सेस, because the resources are always limited in a society, so we just need to have the proper management, for sustainable development we have already read। तो हमारे पास एक रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी अ डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये नहीं कि एक बंदा अलग भाग रहा, दूसरा बंदा अलग भाग रहा और उन सब सत्यानाश, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एक डायरेक्शन में अपना एफर्ट पुट करना चाहिए और एक डायरेक्शन में ही अपना एफर्ट पुट करना होगा ताकि इसको काउंटर किया जा सके। इसमें कंट्रोल भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए और कम्युनिकेशन एंड वार्निंग। अब डिजास्टर जब आ रहा है, फॉर एग्जांपल द वेदर डिपार्टमेंट ये कम्युनिकेट करता है वार्निंग्स को, तो वो जब कम्युनिकेशन नहीं होगा या कम्युनिकेशन होगा और वार्निंग नहीं होगी तो उसका फायदा नहीं। ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स, तो जब मान लीजिए कोई कैलेमिटी आ गई तो उसके बाद ऑपरेशन चलेंगे, प्रोसीजर्स होंगे किस तरीके से उसको टैकल करेंगे। लॉजिस्टिक एंड फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टिंग, तो उसके बाद ट्रेनिंग होगी, लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि इस तरीके से आपको किसी भी आपदा में किस तरीके से काम करना है। फिर एक्सरसाइज, एवेल्यूएशन एंड करेक्टिव एक्शंस, जो चीज बिगड़ गई उसको ठीक करने के लिए नए एक्शंस लिए जाएंगे। क्राइसिस कम्युनिकेशन होगा, एजुकेशन होगा, इंफॉर्मेशन होगा, डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द यूज ऑफ मीडिया और अदरवाइज। So the next is anything could only be done with the help of finance and administration. Without the use of finance and administration, nothing can take place. So ये 12 जो elements हैं, these are the part of 4 phases of the disaster risk management. तो the US Federal Emergency Management Agency ये डिफाइन करती है प्रिपेयर्डनेस को किस तरीके से। ये कहती है प्रिपेयर्डनेस क्या है। इन्होंने बताया कि द लीडरशिप ट्रेनिंग, रेडीनेस एंड एक्सरसाइज, सपोर्ट एंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन द सिटीजन्स, communities, state, local and tribal governments and professional emergency workers as they prepare for disaster, mitigate the effect of disaster, respond to the community needs after the disaster and launch effective recovery efforts। तो बेसिकली सबसे पहला है हमें प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करने के बाद मान लीजिए जब डिजास्टर हैपन हो गया तो उसके बाद उस सारी चीज को सबसे पहले तो मिटिगेट करेंगे। अगर मान लीजिए फिर भी हो गया तो ऐसे टाइम में लोगों को ट्रेन करना और जो चीज खराब होगी उसको ठीक करके वापस लाइन पे लाना। तो प्रिपेयर्डनेस में ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद हमारे पास है मिटिगेशन। तो मिटिगेशन इन्वॉल्व्स द एफर्ट्स विच आर डायरेक्टेड टू प्रिवेंट दी हजार्ड्स। मैंने बोला कि तैयारी करना पहले से कि जो इफेक्ट है वो कम से कम हो, टू प्रिवेंट दी हजार्ड्स in the developing it which develop into disaster or to minimize the efforts of a disaster when they occur. So some steps generally taken under the mitigation phase, which includes preparing building codes, or which you can say demarcating hazardous zones, which includes the public education, vulnerability assessment as their mitigation phase में focus is on the long term measures to reduce or eliminate the disaster risk। इसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जाते हैं उस डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए, उस डिजास्टर के रिस्क को खत्म करने के लिए।
तो बेसिकली मिटिगेशन इज द बेस्ट एंड फोरमोस्ट तरीका जिसको आपको हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट में काम में लाना है। तो बेसिकली हमने एक कहावत सुनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अगर हम चीज को मिटिगेट कर देंगे, हमें पता है कोई रिस्क होने वाला है, हमें पता है कि यहाँ पर फ्लड, किसी एक जगह पर फ्लड आने वाले हैं, और अगर हम फिर भी कोई काम ना करें, हम वहां के लोगों को बचाने का कोई काम ना करें, तो मिटिगेशन तो नहीं हुआ। हमें पता है कि यहाँ पर फ्लड आ जाएगा और हमने यहाँ के लोग उठा के एक सेफ जगह में डाल दी, सेफ जगह में रख दी। बेसिकली वहां जो जगह को रिस्क होगा वो हमने कम नहीं किया, पर वहां जो लोगों की जिंदगी को नुकसान हो सकता था हमने वो बचा ली। तो मिटिगेशन इज नॉट लाइक कि आप सब कुछ बचा लो, ये है कि जितना मैक्सिमम चीज आप अपने एफर्ट से बचा सकते हो, आप उतनी मैक्सिमम चीज तो कम से कम बचाइए। तो इस तरीके से दिस इज द मिटिगेशन, एंड दैट वाज अबाउट द प्रिपेयर्डनेस। तो इस तरीके से आज का हमारा ये लेक्चर ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट ये कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स जिसमें कि हम पार्ट बनाएंगे बहुत और चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आज के ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो हमने बेसिक चीज़ें समझी। अगले लेक्चर में हम समझेंगे चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से द डिजास्टर मैनेजमेंट इन रिलेशन टू इंडिया। तो इस तरीके से हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का भी टॉपिक वी विल ट्राई कि मैक्सिमम क्लैरिटी के साथ और कम से कम समय में आपका कंप्लीट हो। तो this was all for today's lecture. Thank you for joining us. Thank you for being here. And thank you for watching this video. Stay tuned to Wise IAS for more lectures. Thank you. Have a nice day.